एंडी ड्यूफ्रेन, एक अकाउंटेंट, कार के भीतर हाथ में बंदूक लिए विस्की पी रहा है। वो गन में गोलियां भरता है। एंडी की वाइफ अपने पति को किसी गैर मर्द के साथ चीट कर रही है। उन दोनों की मौत हो जाती है। कोर्ट में एंडी मुजरिम होने से मना कर रहा है। वो कह रहा है कि वो गया तो था उनको मारने, पर उन्होंने बंदूक नदी में फेंक दिया था। जज एंडी की गवाही को माने बिना उनको 2 उम्र कैद की सजा सुनाती है, 1 उम्र कैद 1 खून के लिए। एलिस बॉयड की पैरोल फिर से मंजूर नहीं हुई। एलिस जेल में कैदियों को गुप्त में चीजें मुहैया कराती है, सिगरेट, दारू, प्लेबॉय की मैगजीन, जो लोग चाहे वो। साल 1947 एंडी ड्यूफ्रेन को शॉशैंक प्रिजन लाया गया। उसके साथ कई और भी कैदी वहां लाए गए हैं। जेल की कैदी नए मुजरिमों को छेड़ने लगता है। एलिस और कुछ कैदियां नए कैदियों पे एक दूसरे से शर्त लगा रहा है कि उन कैदियों में से पहले कौन रोएगा। एलिस ने शर्त एंडी पे लगाया क्योंकि एलिस को वो कमजोर दिखा था। कैदियों को जेल के रूल समझाए जा रहे हैं। फिर उनको नहलाकर उन पर चूना छिड़क कर अपने अपने सेल भेज दिया गया। रात हो गई है। कैदिया नए लोगों को चिरा रहा है। एक मोता रोने लगता है और उन पर शर्त लगाए शख्स जीत जाता है। सारे शोर मचाने लगते हैं। ये सुनकर जेल के गार्ड्स वहां आ जाते हैं। रोते हुए आदमी को पीटने लगता है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। एलिस शर्त में सिगरेट के 2 पैकेट हार गया है। लंच के समय एंडी एलिस के बाजू वाले टेबल पर आकर बैठ जाता है। खाने में उसे कीड़ा मिला। पास में बैठा बुढ़ा कैदी उसे कीड़ा मांगकर अपने पालतू चिड़िया को खिलाता है। शर्त जीता हुआ आदमी सबसे अपनी सिगरेट ले रहा है। खुश होकर वो मोटू के बारे में पूछताछ करता है जिस पर उसने शर्त लगाया। उनको पता लगता है कि उनका मौत हो गया है। हेडली ने पीट पीट कर बेचारे की जान ले ली है। एलिस और एंडी की पहली बार बात होती है। एंडी को पत्थरों से आर्ट बनाने का शौक है। एलिस बताता है कि बॉक्स को एंडी पसंद आने लगा है। एंडी चाहते हैं कि एलिस उसके लिए रॉक हैमर बनाए। वो उसका इस्तेमाल से पत्थरों के आर्ट बनाना चाहता है। जेल की लॉन्ड्री धुलने के लिए बाहर जाती है, पर वापस सिर्फ कपड़े नहीं आते। एलिस को एंडी के रॉक हैमर मिल गया है। बॉक्स और उसके लोग एंडी को मोलेस्ट करने लगता है। दिन ऐसे चलता गया एक रूटीन की तरह। बॉक्स एंडी पर हमला करता और एंडी कभी उनको भगाने में कामयाब हो जाता और कभी नहीं। 2 साल बीत गया है। एंडी इन सब से परेशान रहता है। एक दिन जेल की बिल्डिंग रेनोवेशन होने की स्कीम आती है। काम जेल के बाहर होने वाला था। वार्डन चाहते हैं कि वॉलंटियर्स अपने अपने नाम दे। एलिस, एंडी और उनके कुछ लोग अपना नाम देता है। सारे काम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं एलिस के रिस्पेक्ट की वजह से। बिल्डिंग में काम होने लगता है। हेडली के फादर मरते मरते उनके लिए कुछ पैसे चोर गया है। हेडली को डर है कि गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी। कैदियां ये सुन रहे हैं। एंडी को कुछ सूझने लगता है। एलिस एंडी को काम पर ध्यान देने को कहता है। एंडी खड़ूस हेडली के पास जाकर अपने अकाउंटेंट होने की बात बताकर कहता है कि वो उनकी प्रॉब्लम सुलझा सकता है। बदले में अपने साथियों के लिए ठंडे बियर की मांग करता है। हेडली मान जाता है। एंडी टैक्स क्लियर करता है और उनके साथी गर्मी में ठंडे बियर का मजा लेता है। गार्ड्स और कॉन्विक्स एंडी को पसंद करने लगे थे। एंडी एलिस से सोपस्टोन और एलेबेस्टर पत्थर की मांग करता है। वो उससे चेस बोर्ड बनाना चाहता है। एलिस एंडी से पूछता है क्या उसने अपनी बीवी और उसके लवर को मारा। मैं बेकसूर हूँ, जेल में सब की तरह, एंडी कहता। तुम क्यों यहाँ बंद हो एलिस? एंडी पूछता। मर्डर। क्या तुम गुनहगार हो? एक मैं ही हूँ जो शॉशैंक में गुनहगार है, एलिस मुस्कुराते हुए कहता। जेल के सब कैदियां फिल्म देख रही है। एंडी एलिस से रीटा हेवर्ड्स, जो उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस थी, उनकी पोस्टर मांगता है। एलिस एंडी को पहले चिढ़ाता है, फिर मंजूर करता है, पर कहता है कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे एंडी वहां से निकलता है, बॉक्स और उनके लोग, जो सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, फिर एंडी पे हमला करता है। पर इस बार एंडी को मोलेस्ट नहीं करता, उसे पीट कर इन्फर्मरी भेज देता है। बॉक्स वुड हॉल में एक वीक के लिए कैद था। 1 हफ्ते बाद बॉक्स जब अपने सेल आता है, हेडली उसे सजा देता है। उसके बाद से सिस्टर्स कभी एंडी को परेशान नहीं किया और बॉक्स कभी चल भी नहीं पाया। उसे स्टेट हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। एलिस और एंडी के साथ ही उसके इन्फर्मरी से लौटने का इंतजार कर रहा है। वो एंडी के लिए बियर के बदले में कुछ करना चाहता है। एलिस उनको बताता है कि एंडी को चेस खेलना पसंद है, क्यों ना उसके लिए कुछ पत्थर लाया जाए। जब वो बाहर काम के लिए जाते तो वहां से पत्थर उठा लाता। हफ्ते बाद एंडी के लिए काफी पत्थर जमा कर लिया गया। एलिस के शिपमेंट, सिगरेट्स, कार्ड्स, ब्रांडी और एंडी के लिए रीटा हेवर्ड भी आ गई। वार्डन सेल्स की जांच के लिए आया है। एंडी के सेल की छानबीन हो रही है। पूरा सेल तहस नहस करता है, पर उनको कुछ नहीं मिलता। वार्डन एंडी को बाइबल पढ़ते हुए देखता है और उसे कहता है कि उसने एंडी के अकाउंटेंट होने के बारे में सुना है। एंडी को वार्डन नॉर्टन अपने ऑफिस बुलाता है और ब्रुक्स का असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। अब सारे गार्ड्स जिनको अपने बच्चों के लिए ट्रस्ट फंड हो या टैक्स क्लियरेंस करवाना हो, एंडी के पास आता। एंडी के साथी उनसे काफी इंप्रेस होते हैं। ये कहता है कि वो जेल के लाइब्रेरी के लिए कुछ नए किताबें लाना चाहता है और उसके लिए वो वार्डन से फंड्स मांगेगा। ये सुनकर सारे हंसने लगते हैं। ब्रुक्स बताता है कि उनके समय में 6 वार्डन जेल में आए और गए और उसमें से कोई भी कैदियों के लिए 1 पैसा खर्च नहीं करेगी। एंडी फिर भी वार्डन से मांग करता है। वार्डन बताता है कि उनके पास में बजट नहीं है। एंडी सीधे स्टेट डिपार्टमेंट को लेटर लिखकर अपना फंड मांगना चाहता है। वार्डन एंडी के लेटर पोस्ट करने के लिए मंजूर हो जाता है। फिर एंडी ने खत लिखना शुरू किया, पर कोई जवाब नहीं आता। अगले साल के अप्रैल तक एंडी जेल के आधे गार्ड्स के लिए टैक्स रिटर्न कर चुका था। फिर 1 साल बाद उसने सारे गार्ड्स और वार्डन की भी टैक्स करा ली थी। 1 साल जेल की बेसबॉल सीजन के साथ टैक्स सीजन कोइंसाइड कर दिया गया। दूसरे जेल के गार्ड्स भी एंडी से टैक्स करवाने लगे। एंडी इतना बिजी हो जाता था कि एलिस को भी उसके असिस्टेंट के लिए बुलाया जाता है। एंडी फिर भी
कभी लाइब्रेरी के फंड्स के लेटर भेजता था। एक दिन ब्रूक्स बौखलाकर हेवर्ड्स के गले में चाकू रखता है। वो बूढ़ा हो गया है और उसका सजा खत्म होने वाला है। ब्रूक्स जेल छोड़कर जाना नहीं चाहता क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। ब्रूक्स जेल से बाहर आ गया है। बाहर की दुनिया ब्रूक्स के बचपन जैसा नहीं रहा। उसके डिपार्टमेंटल स्टोर में एक जॉब करा दी गई है। काम करते करते उनका हाथ दुखने लगता था। रात में नींद से जाग जाता था। ब्रूक्स ने खुदकुशी कर ली थी, पर उससे पहले ये सारी बातें एंडी और उसके दोस्तों को खत में बताया। एंडी के लिए स्टेट डिपार्टमेंट से जवाब आया है। उनकी बुक्स के लिए फंड्स मंजूर कर दी गई है। बुक्स के साथ वाइनल रिकॉर्ड्स भी आया है। एंडी अपने आप को कमरे में बंद करके म्यूजिक स्पीकर में बजाता है और सुकून से ओपेरा का मजा लेता है। कुछ देर तक ये चलता रहता है। वार्डन नॉर्टन दरवाजा तोड़कर एक हफ्ते के लिए एंडी को हॉल में भेज देता है। एंडी कहता है कि म्यूजिक से उनको उम्मीद मिलती है। एंडी ब्रूक्स की तरह बनना नहीं चाहता। एलिस की पैरोल फिर से रिजेक्ट हो जाता है। एंडी उसके लिए हारमोनिका लेके आता है और एलिस एंडी के लिए नए एक्ट्रेस मार्लिन मुनरो की पोस्टर लाया है। इस बार एंडी एक नहीं बल्कि 2 लेटर्स लिखने लगा है। साल 1959 में स्टेट सेनेट से एंडी को $500 हर साल देने के लिए मंजूरी आया। एंडी उन पैसों से नई लाइब्रेरी बुक्स क्लब बनाया और लाइब्रेरी का नाम ब्रूक्स के नाम कर दिया। उसी साल वार्डन नॉर्टन इनसाइड आउट प्रोग्राम लाया जिससे जेल की कैदियां बाहर काम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे। कैदियों की मदद से नॉर्टन मटेरियल्स बेचकर और रिश्वत लेकर पैसे कमाने लगा और इन सारे पैसे का हिसाब एंडी रखता था। ये सारे पैसे नॉर्टन के ऑफिस में टंगी हुई पोस्टर के पीछे सेफ में रखा जाता था। नॉर्टन ऑफिस बंद करके एंडी से अक्सर उनके लॉन्ड्री कपड़े को लेने के लिए बेचता। एंडी बताता है कि इस प्रोग्राम से इतना पैसा आ रहा है कि जब नॉर्टन रिटायर हो जाएगा वो करोड़पति बन चुका होगा। और इन सब ब्लैक मनी को एंडी वाइट कर रहा था। एलिस कहता है कि FBI IRS छानबीन करके तुम तक पहुंचेगा। जरूर, पर मुझ तक नहीं, ना ही वार्डन तक। फिर कौन? एलिस पूछता। रैंडल स्टीवंस। एंडी ने फेक आईडी से अकाउंट और सारे ट्रांजैक्शन की हुई है। एंडी कहता है बाहर वो एक सीधा साधा इंसान था, उसे जेल आना पड़ा बदमाश बनने के लिए। एंडी सस्ते में जेल के स्टाफ और वार्डन के लिए सारे काम करता था। इस वजह से वो उसके सारे मांग पूरा करता था। साल 1965 में टॉमी विलियम्स को शॉशैंक प्रिजन लाया गया लूटने के जुर्म में। टॉमी जवान था और बहुत ही घमंडी। सारे लोग उसे पसंद करते थे। टॉमी की एक बीवी और छोटी बच्ची भी थी। उनके बच्चे के अपने पिता के बगैर बड़ी होना टॉमी को मंजूर नहीं था, इसीलिए वो एंडी से पढ़ने लगा। टॉमी को पढ़ना भी नहीं आता था। वो बाहर जाकर अपनी स्कूलिंग पूरा करने वाला था। जेल में समय धीरे धीरे बीतता है। लोग टाइम पास के लिए स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कोई मैचस्टिक का घर बनाता है। एंडी ने एक लाइब्रेरी बनाया था उसी मकसद से जिस मकसद से उसने पत्थरों का चेसबोर्ड बनाया और टॉमी को पढ़ाया। हीरोइन के पोस्टर लगवाए टाइम पास के लिए। साल 1966 में टॉमी के एग्जाम के कुछ दिन पहले तक एंडी के सेल्स में पोस्टर रखेल की लगी हुई थी। टॉमी एग्जाम में बुरा परफॉर्म करने से परेशान होकर अपना पेपर डस्टबिन में फेंक देता है। एलिस टॉमी को बताता है कि एंडी किसी गोल्फर जो उसकी बीवी का लवर था उसके मर्डर के लिए अंदर आया है। टॉमी को 3 साल पहले एक आदमी मिला ब्लैच किसी और जेल में। बताता है कि उसने किसी की बीवी और उनके लवर का खून किया लूटपाट करते हुए, जिसका पति एक अकाउंटेंट बैंकर था। और उसने ये भी बताया कि मर्डर का सजा पति को मिला। ये सुनकर एंडी वार्डन को बताता है। वार्डन कहता है कि टॉमी चालाक है और एंडी को खुश करने के लिए झूठ बोल रहा है। एंडी सोचते हैं कि टॉमी की टेस्टिमनी से ब्लैच के ऊपर मुकदमा फिर से चलाया जा सकता है और ये साबित कर सकता है कि वो बेकसूर है। वार्डन एंडी को खोना नहीं चाहता, आखिर वो उनके लिए काम करता था, इसीलिए वो एंडी को एक मंथ के लिए सॉलिटरी भेज देता है। उसी दौरान टॉमी की भी रिजल्ट आ जाती है। एंडी ने पेपर मेल कर दी थी। वार्डन टॉमी को अकेले में बुलाकर मरवा देता है। 1 महीने बाद नॉर्टन एंडी से मिलने आता है और उसे ये सब बुलाकर फिर अपने लिए काम करने के लिए मनाता है। एंडी साफ मना कर देता है। नॉर्टन उससे लाइब्रेरी छीनने का धमकी देकर उसको 1 और महीने के लिए सॉलिटरी में बंद करवा देता है। जब एंडी बाहर आता है एलिस उससे मिलता है। एंडी अपनी बीवी से प्यार करता था और अब अपने आप को अपनी बीवी के मौत के जिम्मेदार मानने लगा। एलिस कहता है कि वो एक बुरा पति जरूर है पर किलर नहीं है। किसी और की जुर्म की सजा एंडी काट रहा था। क्या तुम यहाँ से कभी बाहर जाने के बारे में सोचते हो? एलिस कहता है एक दिन जब वो बूढ़ा हो जाएगा ब्रूक्स की तरह, तब शायद वो बाहर जाएगा। एंडी जिवातेने हुए मेक्सिको में पैसिफिक ओशन के पास में गाँव वहाँ जाना चाहता है। वहाँ वो सब बुलाकर एक होटल कॉल एक पुरानी बोट का रिपेयर करके अपने मेहमानों को फिशिंग के लिए ले जाना चाहता है। एंडी को वहाँ किसी की जरूरत पड़ेगी। एलिस नहीं जानता कि उसे बाहर की दुनिया समझ आएगी भी या नहीं। एंडी ने किसी की जान नहीं ली है और वो यहाँ किसी और के जुर्म का सजा नहीं काटना चाहता। जब कभी तुम यहाँ से बाहर आओगे एलिस, तुम बक्सटन के पास में एक बड़ी सी खेत में एक लंबी दीवार के पास में एक बड़ा पेड़ के नीचे एक पत्थर मिलेगा। उसके अंदर कुछ रखा है, उसे तुम लेना और अपने पास रखना। ये कहकर एंडी अपने सेल चला जाता है। उसके साथ ही एंडी के लिए परेशान है। हेवुड बताता है कि एंडी उनसे रस्सी मांगा था। नॉर्टन अपना काम खत्म करके एंडी से पैसे सेफ में रखने के लिए कहता है। फिर ऑफिस लॉक करके एंडी से उनके कपड़े और जूते साफ करवाता है। एंडी जूता साफ करके अपने सेल चला जाता है। रात को सारे लाइट्स बंद होने के बाद एंडी रस्सी हाथ में लिए इंतजार कर रहा है। बारिश और थंडर भी आ रहा है। अगली सुबह सारे कैदियों की जांच करने पर उनके जेल से फरार होने के बारे में पता चलता है। वार्डन एंडी के खाली सेल में आकर राकेल के पोस्टर फाड़ता है तो देखता है कि एक बड़ा सा छेद है। साल 1966 एंडी शॉशैंक प्रिजन से फरार। पुलिस और गार्ड डॉग्स एंडी को पागलों की तरह ढूंढ रही है। उनके हाथ बस पुराने कपड़े, एक साबुन और एक रॉक हैमर लगा।
एंडी रॉक हैमर से दीवार में 20 साल तक खोदता था और फिर सारा मलबा अपना जेब में लिए बाहर फेंक देता था। नॉर्टन के ऑफिस में वो एनवेलप बदल कर उसके कपड़े और जूते लेकर अपना सेल आया। फिर रात को जरूरत का सारा सामान लेकर जेल की सेप्टिक टैंक तोड़कर रेंगते हुए वहां से बाहर आया था। फिर वो नॉर्टन के पैसे फर्जी नाम से किए हुए डिपॉजिट लेकर न्यूज़पेपर में नॉर्टन की करप्शन एक्सपोज कर दिया और मेक्सिको चला गया। FBI नॉर्टन को पकड़ता उससे पहले उसने अपनी जान ले ली। कुछ दिनों बाद एलिस को मेक्सिको से एक पोस्टकार्ड आया। एंडी के दोस्त उसको याद करता था। कुछ साल बाद एलिस की पैरोल मंजूर हो गई। वो पहले तो कुछ महीनों के लिए डिपार्टमेंट स्टोर में काम किया। फिर उसे एंडी की कही बात याद आई। वो बक्सटन आया। लंबी दीवार के पास में एक बड़ी पेड़ के नीचे पत्थर हटाकर बॉक्स में रखा एंडी का पता और कुछ पैसा उठाया और मेक्सिको आ गया। एंडी को एक पुराने बोट का मरम्मत करते हुए पाया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरा नाम है तोर्क। सी यू इन द नेक्स्ट वन।